गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम जाके हिंदी साहित्य देख रहे थे। क्या देख रहे थे? हिंदी साहित्य का चैप्टर नंबर 11 देख रहे थे। 11 का नाम है गणानंद की कविता और सवैया। पाठ के अभ्यास पसंद देखेंगे साथ। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब है ताकि सभी क्लास आप तक पहुंचे, किसी भी क्लास आपको वंचित ना रह सके। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेता है ताकि सभी क्लासे यानी कि सभी पीडीएफ आप तक पहुंचे। और क्लासों को मैं अब टेलीग्राम पर डालना शुरू करूंगा ताकि सभी के पास सभी क्लासे पहुंच जाए साथियों। शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो देखो साथियों, पहला प्रश्न है कि कवि ने क्या है कि कवि ने चाहत चरण ये संदेशों ले सुजान को क्यों कहा? क्यों कहा है? तो देखो साथियों, इस पंक्ति में कवि की अपनी प्रेमिका से मिलने की व्यग्रता दिखाई गई है। अपने जो कवि है, इस पंक्ति है कि कवि ने चाह चलाना, ये इस पंक्ति में दिखाया गया है कि जो प्रेमिका है वो मिलने के है, तो जो कवि है अपनी प्रेमिका से मिलने की व्यग्रता जल्दी को दिखाया गया है। वह रह रहकर अपनी प्रेमिका से मिलने की प्रार्थना कर रहा है, परंतु उसकी प्रार्थना तथा सताप का प्रेमिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वे इस कारण दुखी हो जाता है, बस वे उससे मिलना चाहते हैं। वो प्रार्थना करना चाहता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे मेरी प्रेमिका से मिला दे, लेकिन वो अपनी प्रेमिका से नहीं मिल पाता है, इसलिए इस कारण से दुखी हो जाता है। उन्हें प्रतीत हो रहा है कि उनका अंत समय आ गया है, कि अब उसका आखिरी पड़ाव आ चुका है। अतः वे कह उठते हैं कि बहुत लंबे समय से मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, परंतु तुम्हारा कुछ पता नहीं है। तुमसे मिलने की आस में मेरे प्राण अटक रहे हैं। यदि एक बार तुम्हारा समय आ जाए तो मैं उन्हें लेकर ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए। यदि तुम्हारा संदेश आ जाए तो मैं उस संदेश को लेकर पीछे पीछे से चला जाऊंगा। कभी इन पंक्तियों में अपने जीवन का आधार प्रेम का संदेश बताते हुए जिसे पाने के लिए वे अगर यदि एक बार उन्हें संदेश मिल जाए तो आराम से प्राण त्याग, ये कहना चाहता। दूसरा प्रश्न है कि कवि मौन होकर प्रेमिका के कौन से प्रण पालन को देखना चाहता है? तो कवि के अनुसार उनकी प्रेमिका उनकी आऊ से कठोर बनी हुई है। वह न मिले वह न उससे मिलने आते हैं और न उसे कोई संदेशा भेजती है। कवि कहता है कि वह मौन होकर देखना चाहते हैं कि उसकी प्रेमिका कब तक उसकी और कठोर रहती है। वह बार बार उसे पुकार रहा है, उसकी पुकार को कब उसकी प्रेमिका अनसुना करती है। कहीं यही देखना कहें कभी यही देखना चाहता है। क्लियर हुआ? अगला तीसरा प्रश्न देखेंगे कि कवि ने क्या है, कवि ने किस प्रकार की पुकार से कान खोली की बात करी? तो कान खोली से कवि अपनी प्रेमिका के कान को खोलने की बात करना चाहता है। कवि अपनी प्रेमिका को बताना चाहता है, कुछ विशेष बात बताना चाहता है। कवि कहता है कि वह अपने अब वह कब तक कानों में रूह डाले रहे, कब तक ये दिखाएगी वह बहरी बने हुए है। वह कभी जो बातें करता है रूह लगाकर बैठे हुए, और कभी जो बात करती है उनसे सुनती नहीं है, इसलिए वह कान खोल लिया, यानी कि कभी अपने प्रेमिका से कहते हुए कब तक वह कान नहीं खोलेगी। एक दिन ऐसा आएगा, अवश्य आएगा, मेरे हृदय की पुकार उसके कान तक अवश्य पहुंचेगी। भाव यह है कि कवि पे विश्वास है कि एक दिन उसकी प्रेमिका अवश्य उसके प्रति प्रेम का रवैया छोड़कर उसे अपना लेगी, कवि की करुणा पुकार अवश्य पिघला देगी। और चौथा प्रश्न देखेंगे साथियों की प्रथम समय के आधार पर बताए कि प्राण पहले कैसे पल रहे थे और अब क्यों दुखी। तो प्रथम समय के अनुसार संयोग अवस्था में होने के कारण प्रेयसी यानी कि प्रेमिका कवि के पास ही थी, मतलब उसे देखकर ही वह दुख सुख पाता था और जीवित रहता। इसी कारण उसे संतोष था, उसकी प्रेमिका उसके साथ थी, परंतु अब स्थिति इसके विपरीत है। प्रेमिका ने उसका साथ नहीं दिया और उसे छोड़ दिया। कहते हैं आज के जमाने में छोड़ देने को ब्रेकअप, कि लड़के और लड़के के बीच में जो प्रेम था, लेकिन कल परसों उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। यानी कि वो लड़के लड़की को छोड़ देना या फिर लड़की लड़के को छोड़ देना, उसे क्या कहते हैं? ब्रेकअप कर। यह विभो अवस्था है, क्या है? वियोग अवस्था है। प्रेमिका की अनुपस्थिति उसे व्याकुल बना रही। आपके प्राण उससे मिलने के लिए व्याकुल हुए जा रहे हैं, इसके कारण वह दुख में है तथा कुछ भी सुहाता नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्लियर हो? अगला पांचवा प्रश्न है कि गणानंद की रचनाओं की वास्तविक विशेषताओं के अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो साथी, वास्तविक विशेषता है कि गणानंद की रचनाओं में अलंकारों का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। वे अलंकारों का प्रयोग किया बहुत ज्यादा करते थे, बड़ी प्रवीणता से करते थे। उसकी दक्षता का परिचय उनकी रचनाओं का पठन करते हुए पता चल जाता था। गणानंद ब्रजभाषा के प्रवीण कवि थे। इनका भाषा का साहित्य तथा प्रस्कृत है।
लाक्षणिक का गुण उनकी भाषा में देखने को मिलता है। काव्य भाषा में सृजनात्मक के जनक भी थे साथ ही। क्लियर हुआ। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकारों की पहचान कीजिए। पहला है कि कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखही दी द्वे द्वे सन्मान को। तो प्रस्तुत पंक्ति में कही कही गई गई तथा द्वे द्वे शब्द की उसी रूप में दो बार आवर्तित पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की ओर संकेत करती है। इस पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छठा बिक्री हुई है संख्या। क्लियर हुआ। दूसरा है कि कुक बड़ी मुक्ता बुलाई आप बोली है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने अपनी चुप्पी को कोयल की कूक के समान बताई है। इसके माध्यम से कवि अपने प्रेमिका का कटाक्ष करता है, यानी कि उस पर व्यंग्य करता है। उसके अनुसार वह कुछ भी नहीं कहेगा, परंतु फिर भी वह उसके कारण चली जाएगी। हम ये जानते हैं कि चुप्पी को सो नहीं सकता, यानी कि जो कोई व्यक्ति चुप रहता है तो उसके चुप्पी को देखकर कोई प्रसन्न नहीं तो दुखी रहता है, उस पर गुस्सा आने लगता है, परंतु फिर भी वह कवि मानता है कि उसे सुनकर चले जाएगी। इसलिए ये विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है। कौन सा ये वाला, कौन किसका है? विरोधाभास अलंकार का। इस अलंकार को आपको ध्यान में रखना है साथियों। आगे है कि अब न घिरत घन आनंद निधान को। तो प्रस्तुत पंक्ति में क्या है? प्रस्तुत पंक्ति में घन आनंद शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हैं। इसमें एक का अर्थ प्रसन्नता है तो दूसरे अर्थ घनानंद के नाम से है। इसके साथ ही घ शब्द की दो आवर्त इसके प्रकाश अलंकार इसमें हुआ है। अब न घिरत घन आनंद निधान को, दो शब्द है, अब न घिरत घन और आनंद निधान को। तो घिरत और घन इसमें इस प्रकार से है, ये एक शब्द है तो ये एक शब्द है। अब न घिरत घन आनंद निदान, इस प्रकार से इसमें अनुप्रकाश अलंकार हो जाएगा साथियों। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित आज से स्पष्ट कीजिए। तो पहला है कि बहुत दिनान, क्या है? बहुत दिनान को अवधि आसपास परे खरे अरबनी परे है उड्डी जान को। तो बहुत दिनान को अवधि आसपास परे अरबनी भरे हैं उठी जान को। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि तुम्हारे इंतजार में बहुत दिन का समय इसी आस में व्यतीत हो गया है कि तुम आओगी। यानी कभी कहता है कि बहुत दिन का समय निकल चुका है, और किस आस में कि तुम आओगी, इसलिए बहुत दिन निकल चुके हैं। मेरे प्राण अब तो निकल जाने को व्यग्र, यानी कि निकल जाने चाहिए, अर्थात निकलने वाले हैं। भाव यह है कि कवि इससे आस में है था कि उसकी प्रेमिका अवश्य आएगी, परंतु वह नहीं आई। अब उसके आने जीवन के कुछ ही नहीं शेष बचे हैं, यानी कि उसके जो जीवन के पल है वो कुछ दिन ही शेष बचे हुए हैं, और वो उसे अपने अंतिम दिनों में देखना चाहता है साथ। आगे है कि मौन सू मौन हूँ सो देखियो किते तेक पन पाली हूँ जू मुक्ता बुलाई आप बोलिए। तो कवि कहता है कि वह चुप है और देखना चाहता है कि कब तक उसकी प्रेमिका अपने प्राण का पालन करेगी, अपने प्राणों की रक्षा करेगी। कवि कहता है कि मेरी कुक बड़ी चुप्पी तुम्हें बोलने पर विवश करेगी। जो मैं चुप हूँ उसके अब जो मेरे बोलने का कारण है वो नहीं है, जो मैं बोलने का कारण है वो तो आपको बोलने पर विवश कर देगी। भाव ये है कि कवि की प्रेमिका उससे बोल नहीं रही है। कवि कहता है कि वह भी चुप रहकर उसे स्वयं ही बोलने पर विवश कर देगा। क्लियर हुआ। आगे ग है कि तब तो कहें, तब तो छवि पीवत जेवत है अब सोचना लोचना जात करे। तब तो छवि क्या है? तब तो छवि पीवत जीवित है। इसमें बताया गया है कि इस पंक्ति का आशय है कि संयोग अवस्था में होने के कारण प्रेयसी कवि के पास ही थी, अतः उसे देखकर वह सुख पाता था और उसके रूप को देखकर आनंद से भर जाता था। उसी कहें ये उसके जीवन का कारण भी था, परंतु अब ये अवस्था है उसके नेत्र पुराण स्थिति के बारे में सोच सोच कर जलने लगते। अर्थात कवि के नैन अभी भी अपने प्रेमिका के मिलन की आस बंधी हुई है। साथ ही वो सोचता है कि जब आएगी मेरी प्रेमिका, वो आस बांध कर बैठा हुआ है कि मेरी प्रेमिका आएगी और मुझे गले से लगाएगी। इस प्रकार की वो आस लगाकर बैठा हुआ है साथी। घन नंबर का है कि सो घन आनंद जान अनजान लो टूक कियो पर वाची न देख। तो सो घन आनंद जान अजान लो टूक कियो पर वाची न देखो। प्रस्तुत पंक्ति का से है कि गणानंद ने अपने हृदय का दुख एक पत्र में लिखा था और सुजान के पास भेजा था। सुजान ने सब जानते हुए भी उस पत्र को बिना फटे ही टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया। उसके इस तरह के व्यवहार के कवि के हृदय को आहत किया। उसने एक बार उस पत्र को खोलकर नहीं देखा। कभी कहता है कि मेरी भावना को समझती नहीं है। कभी कहता है कि जो मैंने उसको पत्र दिया था उसने खोल कर भी नहीं देखा और उसको फाड़ दिया है। कवि आगे ये बताना चाहता है कि वो मेरी भावना को नहीं समझती है, मेरे प्यार प्रेम को वो नहीं समझती कि मुझे कितना दुख हो रहा। आगे है कि तब हार पहाड़ से लागत है अब बीच में आन पहाड़ परे। तब हार पहाड़ से लगते हैं कि बीच में आन प्रहार करे। प्रस्तुत को दिखाते हैं कि जब कवि प्रेमिका के साथ रहता है, कहीं जब कवि प्रेयसी का मतलब प्रेमिका के साथ रहता था तो उसे प्रेमिका के बाहर बाहों का हार अपने सिर पर पहाड़ के समान लगता था, परंतु वह कहता है कि आज की स्थिति अलग है, हम दोनों अलग अलग हैं तथा हम दोनों की मध्य में पहाड़ के रूप में वियोग विद्यमान है। भाव है कि वियोग के कारण दोनों एक दूसरे से बहुत दूर गए।
क्लियर। आगे बताएं कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो साथ ही मैंने आपको संदर्भ सहित व्याख्या बता दी थी पहले, तो इसलिए आप इसमें निवेदन है, ख नंबर का है, ख नंबर का है, ख नंबर का है और घ नंबर का है। ये तीन चार है इसमें, चार चार पंक्तियां हैं साथ में, चार पंक्तियां, इसलिए आपसे निवेदन है कि इनको आप अच्छे तरीके से एक बार कर लीजिएगा साथ में। तो मैंने आपको पूरे 11 बता दिए हैं। कल देखेंगे काव्य, गद्य था, गद्य मैंने आपको शायद काव्य गद्य काव्य है कंप्लीट भी कल देख लेंगे साथ। क्लियर हो? जय हिंद सरकार। अपनी टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन करें सर।